morning. I am Shakila Banu from the IDS ड्रीम इंडिया स्कूल ब्रांच कोरबा। मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ और आज का हमारा विषय है भाषा एवं व्याकरण। मान लो दो बच्चे खड़े हुए हैं, एक का नाम है राम और दूसरा का नाम है मोहन। राम बोलता है, क्या तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगे? उसके जवाब में मोहन बोलता है, हाँ दोस्त, अवश्य चलूँगा। मैं वहाँ लाल किला, कुतुब मीनार तथा जंतर मंतर देखना चाहता हूँ। अगर समय मिला तो चिड़ियाघर भी देखूँगा। यहाँ पर राम अपने मन के भावों को और विचारों को मोहन के सामने प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है राम और मोहन में बातचीत हो रही है, तो एक दूसरे के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार बोल सकते हैं, जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, अरबी, जापानी आदि। भारतीय भाषाएं हैं जो हमारे यहाँ बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, असमिया, मलयालम, बांग्ला, पंजाबी, कन्नड़, मराठी, सिंधी आदि। भाषा की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहते हुए जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। इसलिए उसे कभी अपने मन के विचारों को प्रकट करना पड़ता है, तो कभी दूसरे के विचारों को समझना पड़ता है। भाषा न केवल विचारों तथा भावों को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, बल्कि यह मानव के लिए साहित्य के भंडार को सुरक्षित रखने का भी एक साधन है। भाषा के रूप। मनुष्य भाषा का प्रयोग दो प्रकार से करता है, मौखिक भाषा यानी बोलकर, दूसरा है लिखित भाषा यानी लिखकर। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, तब उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। वहीं पर लिखित भाषा, जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति, लिखित भाषा जब व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों या वाक्यांशों के माध्यम से लिखित रूप में प्रकट करते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के उदाहरण हैं पत्र, समाचार पत्र और पुस्तक आदि। भाषा के इन दोनों रूपों के अलावा संकेतों के द्वारा भी भाषा प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भूख लगने पर जो छोटा बच्चा होता है, शिशु रोकर भूख लगने का संकेत देता है। जो मुख व्यक्ति होते हैं, वो संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। ऐसे रूप को भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। लेकिन व्याकरण में भाषा के लिखित रूप पर ही सर्वाधिक विचार किया जाता है। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि भाषा के अंग। भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। यहाँ पर उसके बाद हम पढ़ेंगे लिपि। ये लिपि क्या है? किसी भाषा को लिखने की पद्धति को लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने की पद्धति को लिपि कहते हैं। मैं फिर रिमाइंड करूँगी आपको, किसी भाषा को लिखने की जो पद्धति होती है उसे लिपि कहते हैं। जैसे रोमन, फारसी, गुरुमुखी और देवनागरी आदि लिपियाँ भाषाओं के वर्णों की बनावट और लिखावट के आधार पर ही पहचानी जाती है। अलग अलग भाषाओं की
अलग अलग लिपियाँ होती है। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है उसे रोमन और पंजाबी की लिपि जो है उसे गुरुमुखी और उर्दू की लिपि को फारसी लिपि तथा हिंदी और संस्कृत भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बोली, जिसे डायलेक्ट कहते हैं, सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जैसे हरियाणवी, भोजपुरी, राजस्थानी, इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। व्याकरण जो है भाषा को सरल, स्पष्ट तथा शुद्ध रूप प्रदान करता है। भाषा में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों को शुद्ध रूप तथा उनके प्रयोग के नियमों का संग्रहण व्याकरण है। इसको वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर इसकी हम परिभाषा बोलें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे व्याकरण। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है शब्द, जैसे हम जाती हैं, लाओ मेरे लिए पानी का एक गिलास, मीना खाना खाएंगे। ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। हम जाती हैं ये अशुद्ध है, उसको हम बोलेंगे हम जाते हैं। दूसरा है लाओ मेरे लिए पानी का एक गिलास, यह भी व्याकरण की अशुद्धि है। इसको हम बोलेंगे मेरे लिए पानी का एक गिलास लाओ। तीसरा मैंने बताया मीना खाना खाएंगे, तो मीना खाना खाएगी। तो इस प्रकार व्याकरण की अशुद्धियों को या त्रुटियों को दूर किया जाए। व्याकरण का महत्व आखिर क्यों है? भाषा मनुष्य के विचारों तथा भावों को प्रकट करने का एक उत्तम साधन है। व्याकरण इस उत्तम साधन को शुद्ध रूप बनाए रखने का एक उत्तम यंत्र है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, भाषा मनुष्य के विचारों तथा भावों को प्रकट करने का एक उत्तम साधन है और व्याकरण जो है इस उत्तम साधन को शुद्ध बनाए रखने का एक उत्तम यंत्र है। व्याकरण से किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखा जाता है। व्याकरण का संबंध जो है वो भाषा से। भाषा वाक्यों के मेल से हमारे विचार प्रकट करती है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य शब्दों से बनते हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के नियमों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए व्याकरण में वर्णों, शब्दों और वाक्यों पर विचार किया जाता है। अतः इसे हम तीन भागों में, व्याकरण को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है वर्ण विचार, जिसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। दूसरा है शब्द विचार, जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और तीसरा है वाक्य विचार, जिसको बोलते हैं सिंटैक्स। अब वर्ण विचार वाक्य के जिस भाग में वर्णों की रचना, स्वरूप आदि पर विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी
व्याकरण के जिस भाग में शब्दों की रचना, प्रकार तथा प्रयोग आदि पर विचार प्रकट किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। तीसरा है वाक्य विचार या सिंटेक्स। व्याकरण के जिस भाग में वाक्य की रचना, भेद, रूप तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा?